नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। RUHS BSc नर्सिंग के लिए जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हुए एक चैप्टर को समराइज करते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर अपन ने एक लेक्चर पहले ले लिया है, जिसके अंदर अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से निपटाया है। सारे क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस किए हैं, उसके कंसेप्ट भी देखे हैं और ऑलमोस्ट एक समराइज वे में अपन ने वो सारे चैप्टर हैं जो है कंप्लीट किया है। एक बात और कि RUHS BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस चल रही है, इसकी डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको थोड़ा और मौका दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल जैसा एग्ज़ाम देना चाहता है, तो जल्दी से अपना फॉर्म आज ही फिल कर दीजिए, क्योंकि ये 2 दिन आपको एक्सटेंड कर दिए गए हैं और 19 तक आपको फिर जो करेक्शन वाली विंडो है, 19 को आपको करेक्शन वाली विंडो खुलेगी। आपके पास 2 दिन का मौका और है, तो आप जल्दी से इनका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आज वाले जो लेक्चर है इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर एक होता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक होता है कि कौन से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे तो ये जो चैप्टर है बड़ा ही डीप वाला चैप्टर है। इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बहुत वैरायटी के पूछे जा सकते हैं। बड़ा चैप्टर है और काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन ना पूछकर, ज़्यादा डीप से ना पूछकर, जो RUHS का एग्ज़ाम है, हम पेपर पैटर्न पर बड़े ही स्ट्रिक्ट रहकर बात करेंगे कि RUHS के पेपर में इस वाले जो चैप्टर है इससे ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बड़ा ही सरफेस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं जो सरफेस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आज इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम में भी इस वीडियो को देख कर जाते हैं, तो वो चीज़ जो आपको ज़्यादा कर 80-90% जो आने की चांस है और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा कर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो है एम जिसके प्रति आप अभी स्टडी कर रहे हैं वो फुलफिल हो सके, ना कि नॉलेज लेने को तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा है कि आप हार्मोनल चेंजेस के बारे में पढ़ सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी साइकिल को आप रीड कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन वगैरह से, इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अपन वही कवर करेंगे जो एग्ज़ाम अपन से पूछता है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है अपन ने RUHS नाम से, और आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो पहले क्वेश्चन की तरफ है, वो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रप्चर ऑफ ग्राफियन वेसल्स एंड रिलीज ऑफ ओवम, रप्चर ऑफ ग्राफिन वेसल्स एंड रिलीज ऑफ ओवम किसकी वजह से होता है? कौन से हार्मोन की वजह से ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रिलीज होती है ओवरी से? ठीक है, एक बार आप हिंदी वालों के लिए भी हिंदी में देख लीजिएगा कि ग्राफिन पुटिका का फटना व अंडाणु का मुक्त होना ये किस हार्मोन की वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसमें से ऑप्शन है एस्ट्रोजन से, प्रोजेस्ट्रोजन से, LH से और रिलैक्सिन है। ठीक है, रिलैक्सिन नहीं, रिलेक्टिन है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH और रिलेक्टिन। आप जो है कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। हम बताएं कि आपको कि ये ग्राफिन जो फॉलिकल होती है ये किस हार्मोन की वजह से रप्चर होती है। देखिए, ये होती है एक ओवरी की स्ट्रक्चर, इस प्रकार से कुछ ओवरी की स्ट्रक्चर होती है। ओके, इसके अंदर जो ये होता है प्राइमरी oocyte, जब ये प्राइमरी oocyte के ऊपर और थोड़ी फॉलिकल की लेयर बनने लग जाती है प्राइमरी oocyte के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। इसके ऊपर जो है सेकेंडरी oocyte के ऊपर बहुत सारी फॉलिकल की लेयर होती है, एक एंट्रम कैविटी होती है। इसके अंदर से जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte ओवरी से फटकर बाहर की तरफ आ जाता है। ये जो ग्राफिन जो फॉलिकल है ये बाहर की तरफ रह जाते हैं और जो ओवम है सेकेंडरी oocyte स्टेज में ये बाहर आ जाता है। और ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ये होता है LH हार्मोन की वजह से होता है। किसकी वजह से? LH हार्मोन की वजह से होता है। और ये
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14वें दिन पर होता है। कौन से दिन पर होता है? 14वें दिन पर होता है। और एलएच इतना ज़्यादा हो जाता है, एलएच हार्मोन का जो एक्सेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि एलएच सर्ज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन पर होता है? वो 14वें दिन पर होता है। ठीक है, तो ये एलएच सर्ज 14वें दिन पर होता है। तो इस हार्मोन की प्रेजेंस में ये ओवरी से बाहर आ जाता है, ओवरी से बाहर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ से देखो ये फीमरी होती है और यहाँ से फैलोपियन ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री कर देता है, ओवरी से हटकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ओके, तो ये जो होता है किस हार्मोन की वजह से रप्चर करता है? ये करता है एलएच हार्मोन की वजह से। आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ओवुलेशन होता है, जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल बाहर आता है, उसको हम जिस प्रोसेस को नाम देते हैं वो बोलते हैं ओवुलेशन। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम का ओवरी से बाहर आना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। ओवुलेशन किस हार्मोन की वजह से होता है? एलएच हार्मोन की वजह से होता है। कौन से दिन पर होता है? 14वें दिन पर होता है। कौन सी स्टेज में होता है? सेकेंडरी स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। ये सारे क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर एक क्वेश्चन से देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का है कि इनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप हिंदी में देख लीजिएगा कि ग्राफियन पुटिका का फटना एवं अंडाणु का मुक्त होना कौन से हार्मोन की वजह से होता है? वो होता है एलएच हार्मोन की वजह से। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि जो एलएच सर्ज होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पर होता है और यहाँ से ओवरी से ओवम जो होता है बाहर आता है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं और ये एलएच हार्मोन की एक्सेस में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज साइन ऑफ व्हाट? मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं आना किसका एक साइन हो सकता है? किसका एक साइन हो सकता है? मिसकैरेज का, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, या ओस्ट्रेज साइकिल का, या फिर प्रेगनेंसी का? बताइए इनमें से क्या साइन हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है? जो एक एडल्ट या फिर बोले मेच्योर जो फीमेल एडल्ट होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें से 14वें दिन पर, कितने दिन पर? 14वें दिन पर क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ठीक है सर, जो शुरू के 1 से और 3 दिन होते हैं, शुरू के 1 से 3 दिन इनमें ब्लीडिंग चलती है। ठीक है, 28 दिन का होता है, 14वें दिन क्या होता है? इसमें ओवुलेशन होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे मैं आपको बता देता हूं कि सेफ पीरियड नाम की एक चीज होती है जिसमें सेफ पीरियड है ना, सेफ पीरियड। ये सेफ पीरियड क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो दिन जिनके अंदर अगर कोपुलेशन की क्रिया की जाए तो भी प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम रहे, वो होता है सेफ पीरियड। वो होता है सेफ पीरियड। और ऐसे ही एक होता है कि जिसमें डेंजर पीरियड हो गया, जिसके अंदर की प्रेगनेंसी के हाईएस्ट चांस होते हैं। तो जैसे 14वें दिन पर ओवुलेशन हो रहा है, तो ओवुलेशन हो रहा है तो उससे 7 दिन पहले, उससे 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में, ओवुलेशन के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक अपन लगा सकते हैं कि ये जो है ये डेंजर और रिस्की पीरियड है। अगर इस पीरियड के अंदर अपन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वहाँ पर प्रेगनेंसी के चांस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जबकि सेफ पीरियड कौन सा है? इन 7 दिन को छोड़कर जो है वो है सेफ पीरियड। जैसे अपन लगा सकते हैं मोटा मोटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से 10 दिन हो गया, ठीक है, और फिर 14वें दिन पर ओवुलेशन हो गया, उससे 4 दिन और लगा दिया अपन ने, फिर 18 से और 28 तक, 18 से 28 तक, तो 1 से 10 और 18 से 28 ये होता है सेफ पीरियड। इसके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो भी तो भी क्या प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कब होती है? जब ये अपन ने अभी देखा कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवरी से बाहर आ जाता है ओवम, ओवरी से बाहर आ जाता है ओवम सेकेंडरी oocyte स्टेज में, और उसी टाइम पर अगर वो एक स्पर्म से मिलता है, मेल गैमेट स्पर्म से मिल जाता है और वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हो जाती है।
एक होती है एस्ट्रस साइकिल और एक होती है ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है, ये दोनों साइकिल होती हैं। तो यहाँ पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो ये साइन होता है प्रेगनेंसी का। किसका होता है? प्रेगनेंसी का। कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर फिर क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनकर ब्लास्टुला, ग्लास्टुला ये सब बनकर ये सब क्या हो जाते हैं? जो ये वाला पार्ट होता है, वोम वाला पार्ट होता है, वहाँ पर अटैच हो जाती है और वहाँ पर एक फीटस का बनना स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रेगनेंसी कहलाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसके अगले महीने से ही क्या हो जाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले, जैसे बेबी का बर्थ हो गया उसके अगले 6 महीने तक भी, जब तक बच्चे को लैक्टेशन कराया जाएगा तब तक भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। मतलब 9 महीने तो गेस्टेशन वाले पीरियड के हो गई और 6 महीने जब अपन ने उसको लैक्टेशन करवाया, बच्चे को लैक्टेशन करवाया तब, ठीक है। तो ये जो 15 महीने हैं, इन 15 महीने के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। ओके, तो ये अपन ने सारा कंसेप्ट यहाँ से समझा। जितनी भी सारी बातें थी, सेफ पीरियड के बारे में थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थी, कब क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में अपन ने देखा है। अब यहाँ पर देखिए कि रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत है? ये किसका संकेत है? गर्भधारण का संकेत है कि रजोधर्म अगर नहीं आ रहा है तो ये हो सकता है कि गर्भधारण हो सकता है गर्भधारण हो। ये जरूरी नहीं है, ये बात भी आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि रजोधर्म नहीं आ रहा है तो इसका श्योर मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर गर्भधारण ही हो। कई बार फीमेल जो होती है कमजोरी की वजह से या फिर टेंशन, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार जो होता है रजोधर्म जो होता है लेट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, 1 महीने के लिए डिले हो सकता है, ऐसे डिले भी हो सकता है। तो ये इसकी एक संकेत हो सकता है कि रजोधर्म नहीं हो रहा, तो ये गर्भधारण का संकेत हो सकता है। श्योर नहीं है कि गर्भधारण का ही संकेत हो। तो अपने को क्या होता है इन एग्जाम्स के अंदर कि 4 में से एक एप्रोप्रिएट जो ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है वो लगाना होता है। तो यहाँ पर इन 4 में से जो ज़्यादा करेक्ट आंसर हो वो है गर्भधारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट के अंदर इसको लिख सकते हैं। शुक्राणु के अग्रपिंड का निर्माण होता है। अग्रपिंड मतलब एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? ये एक स्पर्म जो होता है इसकी एक स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ठीक है। ये एक स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है, ये वाली एक स्पर्म है। इसमें से यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होता है न्यूक्लियस वाला पार्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये होता है एक्रोसोम, ये होता है एक्रोसोम, ये होता है न्यूक्लियस और यहाँ पर होता है मैंचेट वगैरह, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती हैं। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल वाला पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये एक्रोसोम वाला पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर एक्रोसोम, यहाँ पर ये जो एक्रोसोम है इसके जो ये है एक्रोसोम, ये गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है। गोल्जी बॉडी ये है एक सेल ऑर्गेनल, क्या है? सेल ऑर्गेनल है। और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये जब भी किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? वो उसको गला देते हैं, पिघला देते हैं, उसको फ्यूज करा देते हैं, मेल्ट करा देते हैं। तो आप जानते हैं कि एक स्पर्म जो है वो मेल गेमेट है, वो ओवम से जाएगा, ओवम को पेनिट्रेट करेगा, उसकी जो लेयर है उसको डीजनरेट करेगा। इसके लिए अपने को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए ताकि वो एक दूसरे को फ्यूज कर सके। जैसे ये ओवम है, ये यहाँ पर ओवम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो अपना स्पर्म है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओवम के ऊपर भी कई सारी लेयर हैं, वैसे ही स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर भी एक लेयर होती है। तो इन लेयर्स को डीजनरेट कराने के लिए, मेल्ट करवाने के लिए, पिघलाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम कौन सा होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि गोल्जी बॉडी के अंदर होते हैं। और ये एक्रोसोम जो अगले वाला पार्ट होता है शुक्राणु का, उसके अंदर होते हैं। ये गोल्जी बॉडी से मिलकर बना हुआ होता है ताकि ये जो है ओवम को पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। ये अपने सारी बात की है। स्पर्म के बारे में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आपको समझ में आ चुकी है क्या होती है। ये जो अग्रपिंड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? गोल्जी बॉडी से मिलकर बना हुआ होता है,
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म इन गोल्जी बॉडी। किससे मिलकर बना होता है? गोल्जी बॉडी से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसके अंदर, जो पावर हाउस होता है ना, तो पावर देने के लिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन। चलिए फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आ चुका है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर अकर करता है। पहले आपको ये बताना है चैट बॉक्स के अंदर कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती क्या है, और फिर बताना है कि ये कहाँ पर होता है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर स्पर्म जो होते हैं मेल गेमिट और जो फीमेल गेमिट होते हैं ओवम, दोनों फ्यूज करते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, टेस्टिस ये तो मेल पार्ट है, ये नहीं चलेगा। वासा डिफरेंस ये भी मेल पार्ट है। ठीक है, ये ओवरी जो है ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी पार्ट है। यहाँ से क्या होता है? ओवम बनता है। लेकिन जो यहाँ से बनकर सेकेंडरी oocyte स्टेज में जब वो ओवरी से बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन के बाद में ये जो ओवम है सेकेंडरी oocyte स्टेज में ये आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो फिर वहाँ पर फंडस वाले पार्ट में आता है। पहला वाला पार्ट होता है स्तमस, फिर फंडस, फिर ऐसे फंडस वाले पार्ट में जब ये आ जाता है ओवम, तो वहाँ पर इसको जब मेल गेमिट स्पर्म मिल जाता है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं? एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, एक दूसरे को मेम्ब्रेन को जो है मेल्ट करवाते हैं और दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं और वहाँ पर क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है सर। तो मानव के निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ पर संपन्न होती है? अंडवाहिनी के अंदर संपन्न होती है। मार्क कीजिएगा कि अंडवाहिनी के अंदर होता है। और आप नीचे यहाँ पर भी देख लीजिएगा कि बायोबाइट 07 अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पेपर, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अभी अपन जो क्लासेज ले रहे हैं, इन क्लासेज की PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और भी बहुत सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश में और अपने क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाती हैं। तो वहाँ आप जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और कि एम्स BSc नर्सिंग के लिए अपन ने ऐसी ही एक सीरीज चलाई थी जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने इन्वॉल्व किए थे। अगर आपको पूरे सिलेबस के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, अभी जो अपन ये सीरीज़ देख रहे हैं, इस सीरीज़ के अंदर तो अपन देख रहे हैं कि हर चैप्टर के अलग अलग देख रहे हैं कि हर चैप्टर के, इस चैप्टर के जैसे अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर देखा था, अपन ने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर देख रहे हैं। कल फिर अपन जैसे अगला चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। ये अपन जो है चैप्टर वाइज देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरे की पूरा सिलेबस के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, वो सीरीज़ देखनी है, तो अपन ने एम्स के लिए वो सीरीज़ चलाई थी। तो आप जो है प्ले लिस्ट के अंदर जाइए अपने चैनल की, और वहाँ पर एम्स BSc नर्सिंग की एक सीरीज़ आपको ऊपर ही मिल जाएगी। वहाँ पर आप उन सीरीज़ को देखकर जो है देख सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेस्टिकल्स इन ईच टेस्टिस ऑफ ह्यूमन। जो मेल होता है उसके अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस, ये होता है टेस्टिस। ठीक है, इन टेस्टिस के अंदर टेस्टिकल कितने होते हैं? टेस्टिकल बोले या फिर बोले टेस्टिकल लोब्यूल्स, ये कितने होते हैं? ये होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। NCERT का डाटा है कि 250 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 250 टेस्टिकल चैम्बर होते हैं, लोब्यूल होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक मेल के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं, और यहीं पर क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसको प्राइमरी साइट ऑफ फीमेल या प्राइमरी साइट ऑफ मेल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी साइट बोला जाता है। यहाँ पर इसके अंदर 250 चैम्बर्स होते हैं जिनको टेस्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, मानव के प्रत्येक वर्षण में वर्षण पालिका कितनी होती हैं? वर्षण पालिका कितनी होती हैं? 250 वर्षण पालिका होती हैं सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि HCGC जो कि इसका फुल नेम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेट में भी पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। काफ़ी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, और इसका जब शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है HCGC, तो
इसको स्टूडेंट को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि इसको फुल फॉर्म याद नहीं रहती। तो अपने को पहले तो इसको फुल फॉर्म याद अच्छे से करनी है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, और ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? ये प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा काफ़ी सारे हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी किया जाता है, एचसीजी हो गया आपका, ये सारे जितने और भी हार्मोन हैं जो कि प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो एचसीजी जो ह्यूमनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये होता है पोटक, मतलब पोटक नहीं, मतलब प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसीलिए प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है। आज अपन ने इतने सारे क्वेश्चन देखे हैं। ये क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन हैं। और भी अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन कराए जाने चाहिए, क्योंकि मैंने ये पहले बोला है क्लास में कि अपन ने इस लेक्चर के अंदर वो वाले क्वेश्चंस देखे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क किए गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। जबकि इससे चैप्टर से और भी वास्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक और सीरीज हम लाएंगे, एक और जिसके अंदर और भी क्वेश्चन अपन एक लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। दूसरी बात और जो कि इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए फिजिक्स की क्लासेज भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं अभी, जिसके अंदर मैं अभी सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से अपन कोशिश करेंगे एक पार्ट को, हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो लेक्चर हो, जिसमें से 30-40 मिनट के अंदर अपन जो है उस चैप्टर को पूरा कर सकें, और उसके अंदर बड़ा ही कंप्रेसाइज वे में पूरा अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ अच्छे से पूरे कंसेप्ट को समझते हुए पूरा चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करा देंगे, जिसमें 30-40 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 1.5 की स्पीड पर या फिर 1.75 की स्पीड पर भी देखते हैं तो आपका वो जो है 20-30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले, सारी समरी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको देखना फिजिक्स को पढ़कर कितना मज़ा आने वाला है। आप जो है कमेंट के अंदर बताइए कि वो सीरीज़ अपने को कितनी जल्दी से जल्दी लानी चाहिए। उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ और वो सीरीज़ जल्दी ही आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको पहले से इन सारे क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।